जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2022 का हम लोग नया एडिशन आया है टोह सीरीज का यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। घटना चक्र की बहुत बेहतरीन बुक है। 2021 की अगर बात करें सबसे सफल बुक की, तो वो टोह सीरीज थी जो 2021 की आई थी। इसकी अब की बार 2022 का नया एडिशन आया, उसी को हम लोग सॉल्व करें। कल हमने इसका एक नया प्रैक्टिस सेट लिया था, आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसका प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा, आप उन्हें जरूर देखें। जितने भी वीडियो आए सभी आप देखें, 110% आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये क्लास जो होती है लाइव होती है रात को 8 बजे, तो डेली आप लाइव जरूर करें रात को 8 बजे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद में वर्णित सब देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? इंद्र। और इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर। क्या बोलेंगे दोस्तों? पुरंदर भी कहा गया। और ये भी बात याद रखना, ये सिर्फ ऋग्वेद काल में। कहां पर? ऋग्वेद काल में थे। कहां पर दोस्तों? ये ऋग्वेद काल में थे। देखो, ऋग्वेदिक काल दोस्तों जो वैदिक काल है वो दो भागों में बटा हुआ, एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद में वर्णित हैं और ये कहां पर? ये ऋग्वेदिक काल में थे। कहां पर दोस्तों? ऋग्वेदिक काल में थे। और उत्तर वैदिक काल में दूसरे हो गए थे, वो प्रजापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख, हालांकि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक लिपि में भी लिखे गए, लेकिन सबसे ज्यादा ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किसमें दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। और इनको किसने? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। सॉरी, ये प्रिंसक लिखा हुआ है, जेम्स प्रिंसप ने। किसने? ये देखिए बहुत सूक्ष्म दे दिया है इसमें, जेम्स प्रिंसक दे दिया है और इसमें प्रिंसप। तो आप सभी को याद रखना कौन थे? जेम्स प्रिंसप थे, ना कि प्रिंसक। ठीक है। और इन्होंने कब पढ़ा था? 1837। ये भी एग्जाम में कई बार आया। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ये बात आप सभी को दोस्तों याद रखनी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वैसे अगर बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो संस्थापक इसके सूर्यगुप्त थे। ये क्या थे दोस्तों? ये संस्थापक थे। क्या बोलेंगे? ये क्या थे? ये संस्थापक थे इसके। ठीक है, याद रखेंगे ये कौन थे? संस्थापक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करता है तो किसे माना जाता है? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी दोस्तों समुद्रगुप्त हुआ, जिसके भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप सभी को याद रखना, आर्यावर्त के इन्होंने युद्ध लड़े, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत पर इन्होंने आक्रमण किया और सभी राज्यों को लगभग जीता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्या बोलेंगे? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन हो जाएगी? रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी दोस्तों? इल्तुतमिश की। किसकी दोस्तों? इल्तुतमिश की पुत्री थी। आप सभी को याद है। एक बात और भी याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक या शासिका थी जिसमें क्या किया, जिस पर जिस पर को मतलब शासन पे या गद्दी पर बैठाने में जनमत संग्रह ने भाग लिया था, वो कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। ऐसा माना जाता है कि जो रजिया सुल्तान थी वो मतलब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, उसके बाद इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र को लोगों ने जो तुर्क आमीन थे, चालीसा दल आपने जरूर सुना होगा। क्या दोस्तों? चालीसा दल। उन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्र को बैठा दिया। फिर क्या किया? रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके, कैसे दोस्तों? लाल वस्त्र धारण करके जनता से भीख मांगी अपने न्याय की, और उसके बाद ये गद्दी पर बैठी। तो अगर बुझा कि जनमत संग्रह ने किसमें भाग लिया, तो क्या बोलेंगे? रजिया सुल्तान से, मतलब जो था रजिया सुल्तान ने जनमत संग्रह ने भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी दिएगा। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। फिर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्या बोलेंगे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था नौरोजी ने। ठीक है, याद रखें, धन निष्कासन का विरोध किया था इन्होंने, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। और क्या बोलेंगे? इनकी एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट, द पॉवर्टी, इसी में इन्होंने प्रकाशित किया, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखेंगे ना, भूलेंगे नहीं। एक बात और भी याद रखेंगे कि पूछा जाए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया, पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का भी आकलन किसने किया था? तो वो भी किसने किया था दोस्तों? वो भी नौरोजी साहब ने, दादा भाई नौरोजी जी ने ही किया था। और कितनी आय? प्रति व्यक्ति 20 रुपये। सबसे पहले 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। ये भी क्वेश्चन आप सभी को याद रखनी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6। 50 क्वेश्चन होंगे, हर प्रकार के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब। चलिए अगला क्वेश्चन। करा सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन बनाया गया था? सॉरी, कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। आप सभी को पता होगा 1917 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। कौन दोस्तों? एनी बेसेंट जो बेसेंट अध्यक्ष बनी है, कहा कि अध्यक्ष थी, ये प्रथम महिला थी। किसकी? प्रथम महिला। फिर बनाई जाती है कौन? 1925 में। 1925 में कानपुर का अधिवेशन था। कौन का दोस्तों? कानपुर का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता बनती है 1929 में। कानपुर का अधिवेशन कौन? सरोजिनी नायडू। और ये प्रथम भारतीय थी, प्रथम भारतीय महिला पूछा है तो सरोजिनी नायडू। एक बार और बूझ लो, 1929
1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो की थी किसने, नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक बात और भी याद रखना है, पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई, तो क्या बोलेंगे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग कहां की गई, तो क्या बोलेंगे 1929 का अधिवेशन था कौन सा भैया, लाहौर अधिवेशन। बहुत बार एग्जाम में आए, एक भैया ये भी ना छोड़ो 1931 वाला, क्यों, क्योंकि ये अधिवेशन हुआ था कराची में। कहां पर दोस्तों, कराची में, और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। आपने वो सुना होगा कौन सा यार, इरविन समझौता, उसमें फिर भगत सिंह और कुछ लोगों को फांसी हो गई थी, तो उसी में कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो भैया सरदार पटेल जी ने, किसने, सरदार पटेल जी ने की थी। और मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव इसी में पारित किए गए थे। ठीक है, याद बुझाया कि अगर मौलिक अधिकारों से संबंधी प्रस्ताव कहां पर, तो कराची अधिवेशन में, अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने, किसने, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। क्लियर है कि ना, समझ गए, कभी क्वेश्चन गलत तो नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, बहुत बार एग्जाम में सीधा छपा ये क्वेश्चन, आप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, अच्छा दादा भाई नौरोजी एक अध्यक्षता की थी 1906 के अधिवेशन की, और इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का अगर पूछा जाए कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो क्या बोलेंगे 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये आप सभी को याद रखना है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, आप सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8, क्या निम्नलिखित घटनाओं को देखिए दोस्तों, अगर पहली शिफ्ट आप उठाकर देखेंगे तो हिस्ट्री में आपसे घटनाओं के कालक्रम से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, तो इस बार भी बनेंगे। आप सभी इन घटनाओं से मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। आप देखिए पिछली बार जो वो 1709 दे दिया गया था औरंगजेब की मृत्यु, जबकि उसमें सही 1707 था, ये ऐसे प्रकार क्वेश्चन आए थे। आप सभी को पता है बंगाल विभाजन 1905 की घटना, आप सभी को पता होगा। बंगाल विभाजन के लगातार क्वेश्चन करवा चुका हूं, बहुत बार क्वेश्चन करवाए। खेड़ा ये 1917 का है, ये कब का है, 1918 सॉरी 1918 का है, 1917-18 का है। यहाँ चंपारण ये 1917 का, ये 1917 का चंपारण। ये जलियांवाला 1919, क्या बोलेंगे दोस्तों 1900। तो सबसे पहले कौन सा दोस्तों, चंपारण हुआ है, नहीं तीसरा पहले है। इसमें देखो क्या है, तीसरा पहले, सबसे पहले क्या होगा, तीसरा होगा। क्या बोलेंगे इसमें सबसे पहले, एक मिनट दोस्तों, अच्छा हाँ सॉरी 1905 तो सबसे पहले होगा बंगाल विभाजन, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये 1917, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर उसके बाद कौन सा 1919, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया, दो तीन बातें हैं सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के बीच, आइए समझ लेते हैं। उम्मीद है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1938 का इनका पहला अधिवेशन था, जिसको दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, इन्होंने ही की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1939 में अधिवेशन होता है। 1939 का जो अधिवेशन था वो कब हुआ दोस्तों, ये हुआ था त्रिपुरी, ये इसे त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। कहां पर दोस्तों, ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरी संकट। पिछली बार यहां से क्वेश्चन बना था, कैसे क्वेश्चन बना था वो भी बताऊंगा। क्या बोला वो, या तो 1939 में इन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। त्रिपुरी संकट में गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को ये पराजित करते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लोगों मतलब गांधी जी को ये बात बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि उनके समर्थक जो थे वो हार गए। तो क्या हुआ, 1939 में सुभाष चंद्र जी ने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और एक क्वेश्चन पूछा गया पहली शिफ्ट में, क्या बोलेंगे, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि बताइए कि जब मतलब त्रिपुरी संकट के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, इसी प्रकार से क्वेश्चन, कुछ भाषा और थी लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बना था। ठीक है, भाषा दूसरी थी कि फिर उसके बाद अध्यक्षता किसने की थी, आप सभी को याद रखना है। ना ही पट्टाभी सीतारमैया ने और ना ही सुभाष चंद्र बोस ने। इसकी जो 1939 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, वो राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये क्वेश्चन आया था पहली शिफ्ट में, राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये बात आप सभी को याद रखना है। और एक बात और भी याद रखना है, 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। किसकी दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड की भी स्थापना की 1939 में की। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, तेरा गांधी जी ने भारत छोड़ो के समय करो या मरो का नारा किसने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि करो और मरो का नारा किस वक्त दिया गया, किस आंदोलन के समय, तो क्या बोलेंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कब का दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। कौन सा, करो और मरो का नारा किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा। आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एशिया की सबसे लंबी, अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी, तो क्या बोलेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी, तो क्या बोलेंगे नील नदी। अपवाह की दृष्टि से किसकी, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, तो क्या बोलेंगे अमेजन नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या बोलेंगे, यांगटीसी नदी भी, यांगजे नदी भी कहते हैं। ये चीन में बहती, कहां पर दोस्तों बहती, ये चीन, इसे यांगजे नदी और यांगटीसी नदी भी कहा जाता है। क्लियर है कि ना। आज पूछे जाए भारत की, तो आप सभी को बताओ भारत की सबसे लंबी गंगा 2525 किलोमीटर, कितनी दोस्तों 2525 किलोमीटर। क्लियर है कि ना, समझ जाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलना है। अपवाह की दृष्टि से पूछा जाए तो अमेजन, ये कहां पर बहती है, अगर पूछ लिया इनका, ये
नील नदी कहाँ पर, ये अफ्रीका, ये मिस्र वाला, हाँ अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर दोस्तों बहती है, ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती नील नदी। अमेजन नदी ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ पर दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और ब्राजील के पास, कहाँ पर दोस्तों, ब्राजील के पास अपना मुहाना, इसका मुहाना दोस्तों ब्राजील के पास है, याद रखें। नील नदी ये मिस्र के पास कहाँ पर गिरती है दोस्तों, ये भूमध्य सागर में गिरती है मिस्र के पास, और इसी के नदी के तट पर दोस्तों अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्थित है। ये भी बात आप सभी को याद रखनी, क्लियर है कि ना। और यांगजे तो बता चुका हूं कहां पर, चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, कह रहा है ये श्रृंखलाएं दी गई, इनका पर्वत श्रृंखला है, महाद्वीप इनको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, आप बता सकते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, हिमालय, और कहां पर, एशिया महाद्वीप में, अपने नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है। इंडीज सब ये कहां पर, उत्तरी, सॉरी ये दक्षिण अमेरिका में। इंडीज सबसे लंबी है दक्षिण अमेरिका, और रॉकीज कहां, उत्तरी अमेरिका में। तो पहले का सी, पहले का सी, पहले का सी, पहला का सी, और ये तीसरे का दोस्तों, तीसरे का बी, तीसरे का बी, पहले का सी, तीसरे का बी, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोयले के भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान क्या है। कोयले के रूप में भारत का स्थान क्या है। लगातार ऐसे क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट का अगर आप एग्जाम उठाकर देखें, साल 2019 में हुआ था, उसमें इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन है, ऐसे कोई क्वेश्चन आए थे कि मतलब जिसमें पहली रैंक नहीं बूझी बची, बल्कि बूझी की चौथी या पांचवी रैंक में है। तो क्या बोलेंगे, दुनिया में भाई साहब बताना है कि कोयले में स्थान भारत का कितना है। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन 5वां नंबर पर, किसमें, 5वें नंबर पर कोयले के उत्पादन में भारत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहले नंबर पर मुझे लगता है कि चीन होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है, एथेंस, क्या बोलेंगे, पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही भाई, मदुरै। मदुरै अगर मंदिर पूछा जाए कि त्योहारों या मंदिरों का शायद इसे स्थान भी कहा जाता है, मैं इस वक्त भूल रहा हूं, फिलहाल याद रखें मदुरै। मदुरै याद रखें, ये प्राचीन काल में बहुत फेमस था, ये पांड्य राजाओं की राजधानी रही है मदुरै, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही क्वेश्चन, ये गांधीनगर किसकी राजधानी, तो गुजरात की गांधीनगर। गोवा की दोस्तों पणजी हो जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश की, एमपी की क्या है, एमपी की यार का नाम उसका, मध्य प्रदेश भोपाल, और हिमाचल प्रदेश शिमला, क्लियर। नेक्स्ट किराया, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। पंचवर्षीय योजना के बारे में सब कुछ बता चुका हूं, बस उम्मीद है आप लोग जुड़े नहीं थे। क्या बोला, योजना आयोग 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना जो चली वो आपकी 1951 से 56 तक चली। कब तक, 1951 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से आपकी 66 तक चली, सॉरी हाँ 66 तक, फिर आपका योजना अवकाश हो दिया। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना जो चली वो चली आपकी 69 से 74 तक। फिर आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना जो चली वो 74 से कब तक चली, तो 78 तक चली, 78 तक। और ये जो ये क्या हुई, ये अधूरी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली। फिर आपका योजना अवकाश, फिर छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चली। फिर भैया सातवीं पंचवर्षीय 85 से 90। तो इसी प्रकार से आपकी योजनाएं चलती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा राइट आंसर क्या है। योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हो गई थी, 2015 में इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, आप सभी को पता होगा, नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया 2015 में इसका नाम बदलकर, ठीक है। थोड़ा राइटिंग बढ़िया नहीं हो पाई, बाकी कंटेंट बहुत बेहतरीन दे रहा हूं। जरूरत है तो सिर्फ आपको लगातार पढ़ने की, ठीक है। थोड़ी राइटिंग बढ़िया, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं तो आप उसको सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं। ये राष्ट्रीय विकास परिषद मुझे दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके बारे में भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को बताएं। इसे 1934 का एक्ट था, 1934 का एक्ट था। 1935 में स्थापना होती, क्या बोलेंगे, 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, क्या नाम, आरबीआई। कहां पर, आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1949 में स्थापना होती है। इसका पहले मुख्यालय कहां था, कोलकाता। इसका पहले मुख्यालय कोलकाता था। 1937 में, कब, 1937 में इसका मुख्यालय बदलकर कहां किया गया दोस्तों, मुंबई। कहां कर दिया गया, मुंबई कर दिया, क्लियर है। 1937 पहले मूल इसका मुख्यालय कोलकाता था 1935 में जब इसकी स्थापना हुई, लेकिन फिर बाद में कहां कर दिया गया, तो बाद में आप सभी को याद है भाई साहब, कहां, 1937 में मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब सेज का पूर्ण रूप बहुत बार एग्जाम में आया है। आप सभी को याद रखना, इकोनॉमिक्स के लगातार क्वेश्चनों में से ये शामिल होता है, तो इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। क्या बोले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया, रट लेंगे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। देखिए हरित क्रांति की बात करें, आप सभी को बहुत अच्छे से बताया कब आई थी, तो बहुत अच्छे से आप 65-66 में कब आई थी दोस्तों, 65-66 में, 1965-66 में आई थी। कौन लाए थे, तो नॉर्मल बॉयलॉग विश्व में, और अपने भारत में स्वामीनाथन जी। भारत में कौन लाए थे, स्वामीनाथन जी लाए थे। कौन बोलेंगे, स्वामीनाथन जी लाए थे, क्लियर है ना। स्वामीनाथन जी भारत में लाए थे, आप सभी को पता है। अच्छा क्लियर है कि ना, सब कुछ बता चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन मतलब क्या था, आप सभी को बताना है कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी, और आप सभी को बताने की, अगर इकोनॉमिक्स से आपको डर
लग रहा है तो मात्र मुश्किल से 6 से 7 वीडियो होंगे। कितने? 6 से 7 वीडियो में पूरी इकोनॉमिक्स भाई समाप्त कर दी है। 5 क्वेश्चन अगर क्लियर करना चाहते हैं 6 से 7 वीडियो देख लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से। और कैसे क्वेश्चन के माध्यम से करवाया है इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, और वरना आप जाकर चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट नाम से ऑप्शन मिलेगा, उस पर खोलिए इकोनॉमिक्स यूपी पर 2022 करके आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। 5 से 6 वीडियो देख डालिए, 5 नंबर भाई साहब पक्के हैं। और ये इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ करवा चुका हूं पूरा सिलेबस, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? देखिए, रासायनिक उर्वरता एवं कीटनाशक की जरूरत थी, पर्याप्त सिंचाई। देखिए, सिंचाई तो खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही उच्च पैदावार बीजों की किस्म, बीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। जैसे मैं बात करूं गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर रही? गेहूं में सबसे ज्यादा इसकी क्रांति कहां? पंजाब में देखने को मिली। पंजाब और यूपी वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पंजाब में, और गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस जो सीबीएस होता है उसका सी का पूर्ण रूप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका सी का अर्थ क्या होता है? ये तो आपको रटा होगा भाई सब, कोर होता है। कोर क्या बोलेंगे? कोर होता है, ऑप्शन है। अब हम लोग ये पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन बाकी क्वेश्चन आगे दिखाएंगे, ठीक है। मतलब पूछा गया मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो क्या बोलेंगे? सब कुछ बता चुका हूं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में सब कुछ बता चुका हूं। जरूरत है तो बस आपको लगातार जुड़ने की। मौलिक अधिकार कहां से हैं? 12 से 35 तक संविधान में रखे गए हैं। अगर भाग की बात करें तो भाग दोस्तों कम है, तो भाग 3 में। कहां से लिए गए? अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं, ठीक है, आप सभी को पता होगा। पहले के थे मूल संविधान में दोस्तों कितने थे? तो मूल संविधान में 7 थे, एक हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में पूछा जाए कब है, तो वर्तमान में बोलेंगे 6 हैं। क्लियर है, सब कुछ बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा है धर्म, मूल, जाति, वंश, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है? ये अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 15 में ये बात की गई। किसमें? अनुच्छेद 15 में ये बात की गई। स्वतंत्रता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, या आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या बोलेंगे इसके? क्या बोलेंगे? आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? सी होगा। समता के अधिकार की बात करें 14 से 18, क्या बोलेंगे? 14 से 18 समता का अधिकार। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से? 19 से आपका ये पड़ता है आपका 22 तक, 19 से 22 तक, हाँ 22 तक। और फिर ये आता है, फिर ये उसमें दिया नहीं, 23-24 में दिए गए। 23-24 क्या है? ये मतलब जो बालाश्रम से संबंधित है 23-24 में। बाकी 24 से फिर 28 तक, 24 से 28 तक आपके क्या है? ये 24 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया, ठीक है। अल्पसंख्यक हितों का जो संरक्षण दिया गया वो 29 और 30 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण दिया गया। 24-25 में, 23-24 में आपको याद है बालाश्रम दिया गया। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा अस्थायी के संविधान में चर्चा कहां पर है? आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा है। कैसा सदन है? स्थायी अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन में इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष कार्यकाल। कितना कार्यकाल इसका होता है दोस्तों? 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, आप सभी को। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि वो स्थायी सदन है। क्या बोलेंगे? तो क्योंकि वो क्या है दोस्तों? वो आपका स्थायी सदन है। क्या भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है? राज्यों के राज्यपाल के प्रावधान से रिलेटेड आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलेंगे? आप सभी को ये बात याद रखनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? विकल्प उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 53 हो जाए। 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल की बहुत बातें आप सभी को बता चुका हूं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में नौका का यानी कि नगर पालिकाएं जोड़ी गई? तो आप सभी को पता है 74वां संविधान संशोधन था, हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में 74वां संविधान संशोधन, नौके का में नगर पालिकाएं जोड़ी गई। 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इनमें बहुत से संविधान संशोधन जो फेमस संविधान संशोधन, जैसे बात करें प्रस्तावना, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन में हुआ, और ये कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था दोस्तों? 1942 में हुआ था, आप सभी को याद रखना, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन करेंगे। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? लट्टू क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। समय का एसआई मात्रक दोस्तों सेकंड होता है। क्या होगा? सेकंड। लेवल की बात रही तो घटना चक्र से फेमस कोई भी बुक नहीं आती, बहुत अच्छे से लेवल इसमें मेंटेन किया जाता है, और यूपी के एग्जाम के लिए बहुत फेमस बुक होती है घटना चक्र, ठीक है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांसा मिश्र धातु है। जो कांसा है वो काहे की मिश्र धातु है? आप सभी ने अगर सिंधुगाड़ी सभ्यता पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सिंधुगाड़ी सभ्यता में जो सबसे पहले लोगों ने मतलब वैदिक काल में अगर बुझा सबसे अगर बुझा जाए पाषाण काल में सबसे पहले लोगों ने क्या अपनाया, तो कहेंगे तांबा। सबसे पहले लोगों ने दोस्तों तांबा से अपनी खेती वगैरह करते थे। सबसे पहले मानव ने तांबा, और तांबे में क्या मिला दिया? तांबे में अफगानिस्तान से इन्होंने क्या किया? तांबे में कांसा टिन मिला लिया, और टिन से क्या मिला दिया? कांसा मिश्र धातु बना दिया। आप सभी को ये बात याद रखनी है और इंपॉर्टेंट है। और सिंधुगाड़ी सभ्यता में इसी प्रकार से जो है कांसे से खेती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने दी थी? अगर पूछा जाए आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दी, तो क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी किसने सबसे पहले दी? तो मेंडलीफ ने। अच्छा, संशोधित किसने दी? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बाद में मतलब संशोधित किसने दी थी, आप सभी को बताना है।
दिमित्री मेंडेलीव, मेंडेलीव जो था, मेंडेलीव ने क्या दी थी, ये आवर्त सारणी दी थी। आप सभी को याद रखना, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती सिल्ली का सॉरी आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे आत्मघाती। अगर थैली की बात करेंगे कोशिका की तो कैसे कहा जाता है, लाइकन को कहा जाता है। लाइकन को क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ये भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में बहुत फेमस एंजाइम है वो टाइलिन एंजाइम। क्या बोलेंगे, टाइलिन एंजाइम आपका कहां पर पाया जाता है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम आपका लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। अब हम लोग दोस्तों करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग करंट अफेयर, उसके बाद दोस्तों स्ट्रैटेजी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली विधानसभा अगर पूछा जाए, कागज रहित सरकार, विश्व का पहला देश जिसमें कागज रहित सरकार है, क्या बोलेंगे कागज रहित सरकार है, तो क्या बोलेंगे वो कौन सा, यूएई। यूएई क्या है, यूएई मतलब यूनाइटेड जो संयुक्त अरब अमीरात है, ये विश्व का पहला है जो कागज रहित इसने अपनी सरकार बना ली। बाकी अगर पूछा जाए कि कौन सी कोर्ट मतलब कौन सा कोर्ट है जो भारत में, तो केरल राज्य है ऐसा कोर्ट है जिसमें कागज रहित सरकार है। और नागालैंड ऐसी विधानसभा है दोस्तों, नागालैंड ऐसी विधानसभा है जो कागज रहित है। किधर है आप सभी को, ये बात आप सभी को याद रखनी। क्या मैंने बोला, यूएई संयुक्त अरब अमीरात ये पहली सरकार है कागज रहित। और अगर कोर्ट पूछा है कौन सा कोर्ट, तो वो आपका केरल है। बाकी आपको पूछा जाए कौन सा विधानसभा, तो वो नागालैंड है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश ने की थी। ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, पीसीएस का हाल ही में एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था, तो आप सभी को याद रखना। इसकी जो मेजबानी की गई थी वो किसके द्वारा दोस्तों, वो श्रीलंका के द्वारा की गई थी। और इसमें गांधी जी सॉरी मोदी जी अपने आप गए थे, इन्होंने इसमें किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक, एनआईए का महानिदेशक बनाया गया, तो क्या बोलेंगे महानिदेशक बनाया गया है एनआईए का किसको, दिनकर क्या बोलेंगे, या राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दिनकर। कैसे याद करें, ना दिन ना से एनआईए, ना से एनआईए शुरू होता है, दिन से दिनकर शुरू होता है, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, आईबी का बताना, आईबी का कौन है, और एक आईबी का और रॉ का, एक करंट अफेयर के रॉ के अभी ये बने हैं, ठीक है। आप सभी को बताना है आईबी के और रॉ के, ठीक है, आईबी के और रॉ के। मुझे लगता है आईबी के दोस्तों सामंत गोयल हैं और रॉ के दोस्तों तपन है। कौन, तपन कुमार है। इसको एक बार देख लीजिए, मुझे शायद कंफ्यूजन हो रहा है इन दोनों में। मुझे जहां तक लगता है कि आईबी के सामंत गोयल हैं, आईबी के, और रॉ के दोस्तों कौन है, ये तपन कुमार है। इसको एक बार आप लोग दोस्तों देख लें, ठीक है। कमेंट आपसे यही कहूंगा, और अगर आपको लगे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2022 में कौन सा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों को कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अभी हाल ही में इन्होंने लड़कियों को शामिल किया और पहले ये टॉप किए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ससन ढाका। कौन बनी है, ससन ढाका जो है ये टॉप किया इन्होंने, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। कई बार कल रैंक बताई थी, जिसे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आपकी रैंक बताई थी। पर्यावरण जो अभी आई थी, पर्यावरण से रिलेटेड, उसमें भारत की रैंक बताई थी। बाकी आपको खुशहाली में भारत की रैंक बताई थी, खुशहाली में कितनी रैंक है आप सभी को बताना है, खुशहाली में, ठीक है, खुशहाली में कितनी रैंक है आप सभी को बताना है। और उसमें शांति में कितनी रैंक है ये भी आपको बताना, शांति में कितनी भारत की रैंक है। और अगर प्रतिस्पर्धा में बूझिए भारत में प्रतिस्पर्धा में कितनी रैंक है, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 37 रैंक है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150 पे नंबर पे, और पर्यावरण परिवर्तन सूचकांक में इसमें 180 नंबर पर है। खुशहाली में आपका 104, इसमें मतलब 180 देशों में 180 देशों पर है, ठीक है। अच्छा, खुशहाली में 136 नंबर पर, और शांति में 135 नंबर पर। ये बातें आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में बनती है, ठीक है। एक सेकंड शिफ्ट में एक रैंक आपके एग्जाम में बनी थी, तो इस बार भी आपके एग्जाम में एक रैंक 110% आपको देखने को मिलेगी, आप देख लियो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन, क्या बोलेंगे, निजी ट्रेन चलाई गई, तो क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बी होगा, कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। क्या बोलेंगे, कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई। आप सभी को याद है भारत गौरव योजना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अप्रैल 2022 में कौन सा जिला, क्या बोलेंगे, अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना को 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों में थे। तो क्या बोलेंगे, सांभा। क्या बोलेंगे दोस्तों, सांभा नाम तो सुना ही होगा भाई साहब, सांभा। क्या बोलेंगे, सांभा एक ऐसा जिला है जो भाई साहब मुझे लगता है ये झारखंड के आसपास है। आप इसको देख लें यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, शायद मुझे लगता है झारखंड का। प्रधानमंत्री जन आरोग्य, क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर किया किसने, सांभा ने। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा भारत के किस शहर में विश्व की ट्री सिटी आपके लगातार दूसरी बार, इसे लगातार दूसरी बार, हालांकि इस बार दो, मुंबई और हैदराबाद को दोनों को चुना गया, लेकिन पिछली बार को किसको चुना गया था, तो आप सभी को याद है पिछली बार हैदराबाद को ही चुना गया था, हैदराबाद को ही चुना गया था। और आपसे पूछा गया कि लगातार 2 बार, तो लगातार 2 बार भाई साहब हैदराबाद हो जाएगा, क्योंकि इस बार हैदराबाद को भी चुना गया। अगर पूछा कि इस बार किसको, तो इस बार 2 को, हैदराबाद और मुंबई को 2 को चुना गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी, अग्निपथ योजना होगी या अग्निवीर योजना होगी, आप सभी को बताना। राइट आंसर क्या होगा, आप सभी याद रखें अग्निपथ। अग्निवीर तो अग्निवीर कहा जाएगा, लेकिन अग्निवीर योजना नहीं है, योजना है अग्निपथ, अग्निपथ योजना है, अग्निवीर उनको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोस्तों आप पढ़ लीजिए, आगे बाकी के क्वेश्चन जो है आगे दिया गया। कह रहा है जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का, क्या बोलेंगे, कौन सा देश जून 2022 में प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनाडा। क्या बोलेंगे, कनाडा। तो यहां पर हमने 10 क्वेश्चन सीए के किए, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग स्टैटिक जीके के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा बगदाद किसकी राजधानी, बगदाद जो है किसकी राजधानी है, तो बगदाद किसकी है, चीन की, आप सभी को पता है दोस्तों, क्या बीजिंग हो जाएगी, थाईलैंड की वेकांग हो जाएगी, रूस की मॉस्को, तो इराक की क्या हो जाएगी, बगदाद। दोस्तों अगर पिछली बार की हम राजधानियों की बात करें तो बहुत सरल दोनों राजधानियां आई थी, पहली में थोड़ी कठिन राजधानी थी, लेकिन ऑप्शन ही इतने सरल थे कि आप उसे आसानी से कर सकते थे, और इस बात भी सरल आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेरा चिराव कहाँ का नृत्य, इसे चिराव को दोस्तों इसे बंबू डांस भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, इसे बंबू डांस भी कहा जाता है, और यह कहाँ का, मिजोरम का। चिराव आपका मिजोरम का है, आप सभी को याद रखना। चलिए कह रहा कितने भारतीय राज्यों से सीमाएं भूटान से लगती हैं। भूटान की बात करें, भूटान ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा, ये आपका सिक्किम है, ये आपका सिक्किम देखने को मिलेगा, इस प्रकार आपको भूटान देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर, ये आपका भूटान देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तो आपका सिक्किम हो जाएगा, एक आपका सिक्किम हो जाएगा, और कितने देश, तो आप सभी को पता है कितने, आपको याद रखने 4, कितने 4, कौन कौन से, एक आपका सिक्किम, इधर आपका पश्चिम बंगाल आएगा, इधर आपका पश्चिम बंगाल, और इधर आपको सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, असम, असम, इधर आपका असम, और इधर आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, एपी, अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो याद रखेंगे 4, कौन सा, ये आपका सिक्किम हो जाएगा, और ये आपका कौन सा, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये आपका असम, और बुझाया कि भूटान की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो कौन सा राज्य, तो असम है, भूटान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, ये बात आप सभी को याद रखनी। अगला क्वेश्चन, तेरा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार में एग्जाम में लगातार छपने वाला है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, तो क्या बोलेंगे, ये आपका पुणे में। कहाँ पर दोस्तों, पुणे में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडी द लैंप किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है, तो लेडी विद द लैंप ये किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, ये कहा जाता है भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या विश्व व्यापार संगठन में कितने देश हैं। देखिए संगठन से आपको एग्जाम में 3 ही 4 बातें पढ़नी, एक उसकी स्थापना, उसका मुख्यालय, कितने सदस्य हैं, और वर्तमान में उसके लगभग क्या क्या चल रहा है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। यहीं से ज्यादातर संगठन से अगर क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों तो आपको इतने से ही देखने को मिलेंगे। क्या विश्व जो WTO इसमें कितने सदस्य हैं, WTO की बात करें, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो WTO में आप सभी को पता होगा कितने दोस्तों, 100 कितना बोलेंगे, ऑप्शन डी, क्या बोलेंगे, 164, कितने, 164 सदस्य हैं। एक मिनट दोस्तों, कितने सदस्य हैं, 164, कितने दोस्तों, 164, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फिडेल्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है। बोलेंगे फिडेल्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, दूसरी महिला का नाम क्या हो जाएगा, ये मेरीना जिया जोवास्का। क्या बोलेंगे, मेरीना जिया जोवास्का, ऑप्शन नंबर डी, मेरीना जिया जोवास्का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पुस्तक भारतीय संविधान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कह रहा पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है, ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर राम बहादुर राय, राम बहादुर राय इस पुस्तक के लेखक। एक पुस्तक आपके एग्जाम में 110% है स्टैटिक में, बाकी आपके हो सकता है हिंदी में पिछली बार पुस्तक नहीं पूछी गई थी, लेकिन सिलेबस में हिंदी में रखी गई है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में हिंदी में भी हो सकता है इस बार पूछ ली जाए, पिछली बार एग्जाम में नहीं आई थी, और स्टैटिक में तो एक बुक आपकी पक्की है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा जून 2022 में संपन्न हुए भारत में की प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता में रणजी कप 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके जीता। मध्य प्रदेश ने दोस्तों पहली बार जीता, क्या बोलेंगे, पहली बार जीता रणजी कप, और ये किसको, मुंबई को हराया था। किसको दोस्तों, मुंबई हालांकि रणजी में हमेशा बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती है, और किसने जीती है, ये मुंबई को हराकर
मध्य प्रदेश ने जीती। देखिए, आपसे जीतने के अलावा दोस्तों पराजित किसी की है ये भी पूछा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोले 5 जून को। आप सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी को बता दें यूएनईपी की स्थापना कब हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो केन्या नैरोबी में, मैंने बता दिया। आप सभी को इसकी स्थापना बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, स्थापना। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। हमने 50 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से किए, जो अच्छे क्वेश्चन थे उसको एक्सप्लेनेशन भी दिया, बेहतरीन से हमने समझा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगी। तो मैं तो आप सभी यही कहूँगा कि अगर आपको भाई जीएस में झंडे गाड़ना है तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके लिए, मतलब ये बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर प्रकार के आपके लिए हाजिर होता हूँ इस बुक के लिए। तो आपसे यही कहूँगा कि लगातार आप जुड़ जाइए। एक बात और भी बता दूँ कि हमारी सुबह जो है 10 बजे, सुबह 10 बजे लगातार क्लास चलती है। सुबह 10 बजे ये क्लास होती है। इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करी है। यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बाई प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें आपकी ये रात को प्रैक्टिस होती है। और ये दोपहर, ये जो क्लास होती है दोपहर को एक क्लास आप जरूर देखें। ये हिंदी की क्लास होती है, हालांकि 5 नंबर की क्लास है। आप इसे देखना चाहें तो जरूर देख लें, ठीक है। अच्छा, ये सुबह वाली 10 बजे वाली जरूर देखें, क्योंकि कल से हम इसमें जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई, घटना चक्र का ये नया एडिशन दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 आप देख लीजिए। उम्मीद है आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।